नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी जिंदा है या अमेरिकी हमले में मारे गए, ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब ईरान के मशहर शहर में एक तस्वीर सामने आई जिसमें कि जंग में मारे गए ईरानी नेताओं की तस्वीरों के साथ मुस्तफा की भी तस्वीर लगाई गई। अब इसके बाद से ही पूरी दुनिया में मुस्तफा को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चर्चा इसलिए भी क्योंकि लंबे वक्त से मुस्तफा सामने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि उनकी कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई। अब ऐसे में सवाल ये भी कि क्या मुस्तफा इस दुनिया में नहीं रहे, और अगर जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहे। आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची जब पाकिस्तान में शहबाज से गले मिल रहे थे, मिडिल ईस्ट में शांति के लिए मुनीर से बातचीत कर रहे थे, तभी ईरान से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर ईरान के मशहद शहर से आई है, जहां जंग में मारे गए नेताओं की याद में एक कार्यक्रम हो रहा था। जंग में मारे गए नेताओं का पोस्टर लगा हुआ था और पोस्टर के बीच में आयतुल्लाह खामेनी की तस्वीर थी और उनके ठीक बगल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की भी तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या मुस्तफा खामेनी भी जंग में मारे गए? क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी इस दुनिया में नहीं रहे? क्यों मारे गए नेताओं के साथ मुस्तफा की तस्वीर लगाई गई? सवाल इसलिए क्योंकि जंग में मारे गए नेताओं के ये पोस्टर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी ईरानी सेना की ओर से लगाए गए थे। पोस्टर ऐसे वक्त में लगे जब कुछ दिन पहले ही मुस्तफा के स्वास्थ्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अमेरिका हमले में मुस्तफा खामेनी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दावा किया गया कि उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था और उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी। इजरायल ने दावा किया था कि मुस्तफा खामेनी की हालत खराब है, वो शासन नहीं कर सकते। हालांकि ईरानी अधिकारी बार बार कहते रहे कि मुस्तफा खामेनी सुरक्षित है, ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब जंग में मारे गए नेताओं के साथ मुस्तफा की तस्वीर सामने आने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर रहस्य गहरा गया है। मुस्तफा के स्वास्थ्य की अटकलें इसलिए भी क्योंकि हाल के दिनों में सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा है या जंग में मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चलिए एक एक करके मेहमानों का रुख हम कर लेते हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं और करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं राजन कोचर सर आपका रुख कर रही हूँ। और सर, ये वाकई में समझना बहुत जरूरी है कि मुस्तफा खामेनी फिलहाल जिंदा है या मुर्दा, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर अब वायरल हो रही है। और एक तरफ जहां ईरान की कमान बताई जा रही थी कि मुस्तफा खामेनी के हाथों में अब तक थी, लेकिन जिस तरीके से IRGC इस वक्त कंट्रोल लिए बैठा है, इस वजह से भी ये सवाल अब गरमाने लगे हैं। धन्यवाद सुरभि जी और को पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है और ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन है जी, ये लड़ाई के दौरान इसको आती रहेगी। एक प्रोजेक्शन के लिए, इसको बताने के लिए कि मुस्तफा अभी तक एक ऐसी हालत में है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। बट ये अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे इनका कोई वीडियो या कोई ऐसी पुख्ता एक विजुअल इसको आने की जरूरत है। बिकॉज जब भी ऐसा एक शुबा होता है लोगों के माइंड्स में, जैसे कि मैं अगर आपको याद दिलाऊं, यूक्रेन वॉर में एक टाइम पे इसको बताया जा रहा था कि पुतिन जो है वो सीरियसली इल है, शायद उनको कैंसर है या कोई ऐसी चीज है और वो बिस्तर पर हैं और इस लड़ाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके अगले दिन ही पुतिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और ये खारिज करते हैं। तो
मुझे लगता है कि इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन आनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो है ना वो बहुत ही पावरफुल है आज की डेट में, और बहुत एक्टिव है, और बहुत सारे एक पैरामीटर्स पे वो काम करता है, और इसीलिए वो इस लड़ाई को भी इस तरीके से वो, आप जानते हैं जब आप फॉक्स न्यूज़ को देखते हैं, जब वॉशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स इस टाइप के आप पोस्ट पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अमेरिका लड़ाई जीत रहा है, ईरान तबाह हो गया है और सब कुछ खत्म हो गया है, उसके 92% उसके मिसाइल्स नष्ट हो चुके हैं। तो ये सब होने के बावजूद हम ये देखें कि ईरान अभी भी अपना कैपेबिलिटी रखता है मिसाइल्स को, इसको हिट करने में, टारगेट्स को, और अपने ड्रोन्स भी। अब जो डिस्ट्रक्शन हुआ ईरान में वो तो हुआ है, वो उसमें कोई भी दो राय नहीं है। जब आप इतने हजारों में मिसाइल ठोकेंगे एक देश के ऊपर, उनके टारगेट्स पे, और आपने हॉस्पिटल्स को भी स्पेयर नहीं किया, आपने स्कूल्स को भी स्पेयर नहीं किया, और इस टाइप की अगर आप एक डिस्ट्रक्शन आप देखेंगे जैसे गजा में आपने देखी, तो वो सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन आपने इसको ईरान में भी देखा कि आप उनके इसको हर एक चीज को नष्ट करें, ब्रिजेस तक को नहीं छोड़ रहे हैं आप। तो डिस्ट्रक्शन तो हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं, पर इसको डिस्ट्रक्शन के बावजूद अगर एक देश ने आप आत्मसमर्पण नहीं किया आपके सामने, और अभी तक वो ऐसी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आपको देता है कि हम तैयार हैं, अगर ये टॉक्स भी फेल होंगी, अगर अमेरिका हमला करता है तो हम उसका जवाबी हम उसकी कार्रवाई अपना करेंगे, तो ये क्लैरिटी इसलिए आती है, इसलिए ये इसको बताने की एक नैरेटिव आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 दिन से काफी टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि IRGC में फूट आ चुकी है, और IRGC एक उसकी जो लीडरशिप है उसमें एक फ्रिक्शन होगी। ये ऐसी चीजें नहीं है, और इसको अभी भी अगर आप देखें ईरान में जो आपकी IRGC कंट्रोल में, जैसे आपने बताया कि जो भी फैसले आज ईरान में ले रहा है वो IRGC ही ले रहा है। बिल्कुल सर। पॉलिटिकल लीडरशिप तो साइडलाइन हो चुकी है, और इसीलिए आप जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं बात करने के लिए, वो पूरे इसको IRGC कंट्रोल में है, और आपको ये मान के अपना चलना पड़ेगा कि ये जो नैरेटिव जो आपका वेस्टर्न नैरेटिव है बताने की कोशिश कर रहा है कि हम इसको फूट डालने की कोशिश कर रहा है IRGC लीडर में, वो एक्चुअली मुझे दिखाई नहीं दे। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब डिफेंस एक्सपर्ट आनंद स्वरूप जी का भी मैं रुक कर लूँ। आनंद सर, ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पहले हमने सुना आयतुल्लाह अली खामेनी का खात्मा हुआ, और 28 फरवरी को सबसे पहले खबर यही ब्रेक हुई। उसके बाद जब मोर्चा संभाला मुस्तफा खामेनी ने, तो मुस्तफा खामेनी को लेकर के अलग अलग तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके की लीडरशिप इस वक्त मुस्तफा खामेनी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो हार्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद एक खबर और आती है कि जो स्ट्राइक हुआ उसमें मुस्तफा खामेनी भी अब नहीं बचे, और उन्हें भी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। लेकिन ईरान ने पहले तो इसे खारिज किया, लेकिन अब जब ये तस्वीर जो सामने आई है, लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वायरल हो रही है ये तस्वीर, तो सर ऐसे में अब ये भी सवाल उठते हैं कि क्या अगर हम एयर डिफेंस के लिहाज से देखें तो क्या एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का अभी भी काम कर रहा है? क्योंकि मुस्तफा खामेनी जिस तरीके से हार्ड लाइन रहे और जिस तरह वो जवाबी कार्रवाई कर रहे थे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, क्या वाकई वो सिस्टम अब ईरान का काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं। सुरभि जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 58 दिन हो चुके हैं इस वक्त वॉर को, 28 के बाद से अब तक। तो 58 दिन के अंदर जितना 12,500 पे एयर स्ट्राइक कर दिया अमेरिका ने ईरान के अंदर। ईरान ने सारी मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज को डैमेज कर दिया। अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई कि पैट्रियट मिसाइल जो है उसकी बैटरी लगा दी गई है, अपना आयरन डोम जो है इसका इसराइल का UAE के अंदर खड़ा कर दिया गया। तो देखिए अब जब एग्जॉस्टेड हो चुका है आर्सेनल, अमेरिका का अराउंड 90%, थर्ड का आप कह लीजिए पैट्रियट करके 5% खत्म हो चुका है, और लास्ट ईयर के अंदर 11 मिसाइल थी थर्ड की बनी थी करके अमेरिका के अंदर। साइमल्टेनियसली अगर हम देखते हैं तो ईरान का अपना जो प्रोडक्शन लाइन है शाही ड्रोन्स का, जिसकी रेंज उन्होंने 2000 किलोमीटर तक पहुंचा दी थी, उसका अभी भी उनके पास में अराउंड 50% आर्सेनल जो रिपोर्ट्स आ रही है पड़ा हुआ। पहली बात। दूसरी, उन्होंने एक रिसेंट के अंदर एक अपनी बोट भी, मोटराइज बोट्स भी बना ली है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा कवर कर रही है और अटैक
चिप्स के जैसे यूज होती है, छोटी स्मॉल अप्रोच के जैसे। तो ईरान का जो एक साइकोलॉजिकल जो उन्होंने अपना एक क्रिएट कर रखा है और वो अमेरिका की इन्विंसिबिलिटी को हिट कर गया है और ट्रम्प के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं आकर के क्या 58 दिन के वॉर के बाद में ईरान खड़ा है कि नहीं खड़ा है। उसकी टॉप लीडरशिप तो एक्सटर्मिनेट हो गई। बार बार रिपोर्ट किया गया वेस्टर्न मीडिया से कि बहुत बुरी तरीके से इंजरी हो चुकी है। एक शायद उनका लेग की एम्पुटेशन हो चुकी है, फेस पे बर्निंग हो चुकी है, बॉडी के अंदर काफी उनके इंजरी है और वो इसलिए सामने भी नहीं आ रहे। वास्तव में सामने उनका पब्लिक अपेयरेंस हुआ भी नहीं है। तो आज अगर बैकग्राउंड के अंदर एक पोस्टर आता है तो डेफिनेटली जो एक बॉम्ब इनकी जो गुड्स डे के लिए खड़े हुए थे, फिर इनके जो लारेन जियानी को जब मारा गया उसके बाद में पूरे के पूरे इनके जो अपने नागरिक खड़े हुए थे, तो उनके हौसलों को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। मगर ये युद्ध जो इस वक्त है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे आ गया है। दोनों ही कंट्रीज को पता है कि सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका है। अमेरिका की कह लीजिए एस्टैब्लिशमेंट में उसके जितनी भी कंट्रीज को अमेरिका ने वहां पे एक सपोर्ट दे रखी थी, एक मिलिट्री सपोर्ट या कह लीजिए गाइडेंस से कवर दे रखा था, उसको इन्विंसिबिलिटी को ईरान ने खत्म कर दिया है। ईरान ने इवन इजराइल के अंदर डीप रेंज में जाकर क्लस्टर बॉम्बिंग से बहुत डैमेज कर दिया है। तो दोनों ही कंट्रीज को एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस पर सामने आ गया, जिससे ये ट्रम्प के लिए कह लीजिए जो पोस्टर अगर ईरान में से पहली बार तो न्यूज बाहर आ ही नहीं रही थी क्योंकि पूरा क्रैकडाउन लगा हुआ है इंटरनेट का, वहां पे कोई न्यूज बाहर नहीं आती। तो अगर ये वेस्टर्न मीडिया ने या एक ऐसी इमेज निकाल दी है जहाँ पे मार्टियस उनका फोटोग्राफ है, तो कह लीजिए ट्रम्प का जो सैगिंग मोरल था या सैगिंग उनकी जो रेटिंग नीचे थी, जो उनका मिड टर्म है उसके लिए उनको फायदा होगा। और आज की आप न्यूज देखिए जो व्हाइट हाउस उधर जो है अपना एक शूटिंग हो गया है और ट्रम्प के और उनकी वाइफ उनको वहां से एस्कॉर्ट करके बाहर लेके जाना पड़ा बॉल रूम के अंदर से। तो वहां पे कह रही थी कि ट्रम्प के लिए एक नैरेटिव थोड़ा सा अच्छा सेटअप होते हुए दिख रहा है, बट है तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो चल रहा है। ईरान ने उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी थी क्योंकि उन्होंने जैसी टॉप लीडरशिप खत्म हुई मोज़ेक डिफेंस अपना उन्होंने एक्टिवेट कर दिया था। तो कह लीजिए यार बाई चांस अगर इनकी भी अगर डेथ हो चुकी है, अगर कंफर्मेशन आ भी जाती है, तो वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स तो कह लीजिए कितने दिनों से काम कर ही रही हैं और उनका काम की वजह से अमेरिका को बार बार डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि हमने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है। तो अमेरिका वन वे सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। ईरान में अभी भी इतना एक कंट्रोल या मादा रखा हुआ है उसने पूरे सिस्टम पे, हार्मूज को चोक कर रखा है और उनका जब मन नहीं आता है या उनकी टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो वो अमेरिका के साथ पीस टॉक्स के लिए आगे जा भी नहीं रहे हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। रादर अब तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है कि हम अपने मैसेजेस पाकिस्तान को देंगे और हम डायरेक्टली आपसे नेगोशिएट ही नहीं करेंगे। तो मगर अमेरिका के जिन जिन कंट्रीज को सपोर्ट दे रहे थे उनको एक पता चल गया, जैसे यूएई जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते थे, आज उनके पास में आप देखिए इजराइल का आयरन डोम वहां पे खड़ा करना पड़ गया है ताकि उसकी जो डैमेज परमानेंट डैमेज यूएई का हो गया है एज ए फाइनेंशियल कैपिटल, जहाँ पे बिलियनर्स जो थे यूके से लोगों ने इनहेरिटेंस लॉ के चलते सिटीजनशिप छोड़ करके वहां पे ज्वाइन कर लिया था। वहां के लॉसेस को रिकवर करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए एक तरीके से इजराइल ने अपना आयरन डोम वहां खड़ा करके थोड़ी सपोर्ट दी। तो दोनों ही कंट्रीज का टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, उसके अंदर न्यूज आती रहेंगी। किसी एक इंडिविजुअल के डेथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली मोरालिटी जो होता है वो कंट्री का, इनके नागरिकों का थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है। ईरान कोई, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई कौम है जो एक या दो व्यक्तियों के मानते हैं कि वो सुप्रीम लीडर्स थे और उसको कंट्री को गाइड कर रहे थे। नॉर्मली उनका बेटा आ जाता है या पोता आ जाता है तो उससे कह लीजिए कंट्री के लिए भरोसा दिलासा हो जाता है। तो अगर इनकी भी अगर बाय एनी चांस ये एक सैड न्यूज है उस कंट्री के लिए, फिर भी उस कौम के मैंने देखा है, जो मेरी एनालिसिस है कि उनके हौसले काफी बुलंद है। इतनी आसानी से अमेरिका के लिए पीसफुल या रिस्पेक्टफुल एग्जिट जो है ट्रम्प को नहीं मिलने वाला। थोड़ा बहुत उनके फेवर में जाएगा बट ट्रम्प के लिए उनकी रेटिंग्स काफी हद तक उनकी कंट्री में गिर चुकी है। मिड टर्म के अंदर हो सकता है ट्रम्प को काफी लॉसेस को फेस करना पड़े। ठीक है, अब किरोड़ी सर मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, जिस तरीके से मीडिएटर की भूमिका इस वक्त पाकिस्तान निभा रहा है, क्या हम पाकिस्तान को न्यूट्रल मीडिएटर की तरह देख सकते हैं या फिर ये कहना सही होगा कि वो चाइना के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है? देखिए सुरभि, सबसे पहले तो आपने और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनसे सवाल पूछा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि लगभग 2 महीने का वार हो गया और ईरान को हम सभी मान के चलते थे कि अमेरिका और इजराइल की तुलना में बहुत कमजोर है, बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट पावर है। लेकिन क्यों ईरान खड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है? देखिए, 2 तरह की मदद मिल रही है, चाइना और रशिया।
दोनों के साथ उनकी का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। रशिया है वो काइनेटिक जो एक्शन के लिए वेपन्स वगैरह होते हैं वो निरंतर रूप से किसी न किसी रूप में प्रोवाइड कर रहा है। चाइना उनको दूसरी जो डिजिटल सर्विस होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है, सर्विलेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि जीपीएस ईरान में काम नहीं करेगा, क्यों, वो तो अमेरिकन है, वो करेगा तो उसको कभी भी वो मिसगाइड कर देंगे ईरानियन व्हीकल्स को या उसके सिस्टम को। तो ईरान डिपेंडेंट है बायदू पे, जो चाइनीज सिस्टम है, और उसका एक्यूरेसी लेवल जो अमेरिकन जीपीएस सिस्टम है उससे भी कहीं ज्यादा बताते हैं। दूसरी तरफ चाइना इंटेलिजेंस शेयर भी कर रहा है। तो चाइना के जो अभी कंपनी थी जो तेल लेती थी उस पे सैंक्शन अभी लगाया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि चाइना मदद कर रहा है। क्योंकि चाइना पे जब ये आरोप लगा तो चाइना ने कहा हम वेपन नहीं दे रहे हैं, लेकिन चाइना का स्टेट है वो नहीं दे रहा होगा वेपन, प्राइवेट कंपनियां भी तो हैं वहां भी, तो जो प्राइवेट उनका नाम प्राइवेट है, हो सकता है स्टेट के उसमें शेयर होते हैं, लेकिन वहाँ चाइना भी मदद कर रहा है। लेकिन जो मेजर हेल्प है चाइना की, वो जो सर्विलेंस मैकेनिज्म है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो सब ईरान को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसीलिए ईरान कोलैप्स नहीं हुआ है। अब आपका जो सवाल है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का कि क्या इसमें, देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अमेरिका एक मर्सनरी के रूप में यूज कर रहा है। वो इसलिए कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में एक मुस्लिम कंट्री के रूप में जो न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान का कुछ प्रभाव है। ईरान के साथ जो IRGC है उसका पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ बहुत पहले से अच्छा कनेक्ट है। तो वो मर्सनरी के रूप में इसलिए यूज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है, अमेरिका उनकी इकोनॉमी में मदद कर सकता है, और उसको अब पाकिस्तान को यूज करके अमेरिका ये चाहता है कि कहीं न कोई फेस सेविंग तरीके का एग्रीमेंट हो जाए, उससे मैं बाहर निकल जाऊं। और अगर नहीं होगा तो वो उनको कहेंगे कि हम पाकिस्तान की इतनी मदद कर रहे थे, हम पॉलिटिकली, मोरली और फाइनेंशियली, फिर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो ये ईरान भी समझता है, लेकिन ईरान भी अपना ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि ईरान कहीं बातचीत के लिए तैयार नहीं है या ईरान ज्यादा एग्रेसिव है। तो ईरान भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को कहीं भी अमेरिका को लिवरेज नहीं देना चाहता। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक बहुत ही संकट से गुजर रहा है, क्योंकि वो अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए कंसेशन सीख नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की इतना दबाव नहीं है अमेरिका में। दूसरी तरफ ईरान कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं है अमेरिका को। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान है वो, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पार्टनर जो मीडिएटर है, पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर के रूप में है। अभी तक अमेरिका उसको यूज करना चाहता है, अभी पाकिस्तान अपना स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कि मेरे यहाँ बात करो। और इसीलिए ईरान ने ये किया है कि ईरान ने अपना जो नया टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो ऑफर कर दिए हैं कि फर्स्ट जो बातचीत हुई फर्स्ट राउंड की, उससे जो बातें निकली उससे हो सकता है कि उन्होंने कुछ रिवाइज किया हो जो 10 पॉइंट थे उनमें, और वो पाकिस्तान अमेरिका को कन्वे कर देगा। और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री पहले पाकिस्तान आए, वो दे दिया अपना प्रपोजल। हो सकता था कि अमेरिकन टीम वहां आ जाए, इसलिए बात करें तो वो ओमान जाके ओमान से वापस पाकिस्तान आए, फिर मास्को जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ईरान बातचीत से पीछे नहीं हटता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक तरफी बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिका अगर हमारे पे कोई दबाव बनाए उससे और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस थोपे हमारे ऊपर, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज ईरान की पोजीशन जो 28 फरवरी को पोजीशन थी उससे कहीं दुनिया में अच्छी है। दुनिया में इजराइल और अमेरिका की इमेज है वो एक एग्रेसर के रूप में है, और इसीलिए अमेरिका के कोई मित्र राष्ट्र साथ नहीं है। और अब जो वो हॉर्मुज को ब्लॉकेड अमेरिका ने कर रखा है, तो आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में पिछले 10 दिन में 3 मीटिंग हो चुकी है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की, पेरिस में, लंदन में और फिर साइप्रस में, और सभी में ये कहा है कि अमेरिका को ये खोलना चाहिए हॉर्मुज और बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए, डिप्लोमेसी ही एक अल्टरनेटिव है। तो अमेरिका पे भी बहुत दबाव बना हुआ है पूरी दुनिया का।
तो उस इमेज को अमेरिका फिर से धोने की कोशिश करे, तब काम चलेगा, तब बातचीत हो सकती है। क्योंकि आज कोई भी देश ईरान पे ये दबाव नहीं बना सकते कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब अमेरिका होर्मुज को खोल देगा, ब्लॉकेड खोल देगा, तो उसके बाद दूसरे देश भी ईरान को ये कह देते हैं कि अब आप बातचीत का रास्ता निकाले। इसीलिए अमेरिका ने एक तरफा सीज फायर किया है, और अब सीज फायर को एक तरफा ही नहीं किया, उन्होंने इसका नाम दिया है इकोनॉमिक थ्योरी, ऑपरेशन इकोनॉमिक थ्योरी, और उसमें ईरान को वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली पैरालाइज करना चाहते हैं, कि जो संभव नहीं है, क्योंकि लैंड रूट से भी चाइना का कनेक्ट है ईरान से, जो अफगानिस्तान होते हुए जो वखान कॉरिडोर वाला है, तो ट्रेन से भी जापान का चाइना से कनेक्ट है। लेकिन अमेरिका ने यह कह दिया कि दुनिया में कहीं भी चाइना ईरान से रिलेटेड कोई भी जहाज होगा उसको हम ब्लॉकेड करेंगे, चाहे वो पैसिफिक में हो, अटलांटिक में हो, किसी भी समुद्र में हो। इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो उसको लेके अमेरिका के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए दुनिया के देशों की, वो कहीं नहीं है। ये अमेरिका के साथ पहली बार हुआ है, 80 साल में कभी नहीं हुआ। पहले अमेरिका ने जहां भी इंटरवेंशन किया, बहुत इंटरवेंशन किए हैं, बहुत सत्ता बदली है, लेकिन एक कोलिशन बनाते थे दोस्तों के साथ, दूसरे देशों को साथ लेके चलते थे। क्योंकि आपने क्योंकि इस बात का जिक्र किया, जो डील करना चाहते हैं ट्रंप, इसी को लेकर के सवाल सोहेल सर मेरा आपसे रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके की डील इस वक्त करना चाहते हैं, क्या जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि वो जानबूझकर बेवजह सिर्फ इस वॉर को एक्सटेंड कर रहे हैं, और उसके बाद वो पीस मेकिंग की बात कर देते हैं, पीस टॉक की बात कर देते हैं कि हाँ ठीक है, एक और मौका दिया जाना चाहिए। बार बार वो अल्टीमेटम देते चलते हैं ईरान को। उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ईरान झुकेगा नहीं, और ईरान अपनी रक्षा के लिए वो जंग के लिए खुद आगे नहीं आ रहा है। लेकिन आप अगर किसी भी देश पर अटैक करेंगे तो लाजमी है कि वो आपको पलटवार करके वो जवाब देगा ही। अपनी सुरक्षा तो हर व्यक्ति करता है, वही ईरान कर रहा है। क्या ये दिखाई देता है कि ट्रंप जो डील करना चाहते हैं वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाएगा, या फेलियर होते हुए दिखाई देता है? सुरभि मैम, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी, और मेरे को पैनल जितने भी सर हैं उनको भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है, देखिए ट्रंप एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है और उस पर कोई यकीन नहीं करता है। ईरान तो बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि जिस तरह से पहली टॉक्स हुई हैं उसमें उनका रवैया क्या रहा है। जब टॉक्स होती हैं तो दोनों पार्टीज बड़ी फ्लेक्सिबल रहती है, और मीडिएटर उससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। अब मीडिएटर ऐसा लग रहा था वो उन्हीं का स्पोक्स पर्सन था, एक बात। दूसरी बात है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका तरीका कार कि भैया बातचीत होनी है, लेकिन जो हम कहेंगे वो तुम मानोगे और उसी शर्तों पे तुम साइन करो, तो बातचीत फेल होगी। उसके बाद जब बातचीत शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा ईरान का जो तरीकाकार है, बहुत अच्छा। उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड्स पाकिस्तान को दे दी, भैया ये भेज दो आगे, बात करो आगे, और अगर वो मानते हैं तो फिर बातचीत करते हैं। ऐसे फजूल में बातचीत करने का क्या फायदा है? तो इट मींस ईरान का जो हैंड है वो अपर हैंड है बातचीत करने में। एक तरीकाकार जो है अपनी बात को रखने का कन्फ्लिक्ट में, वो बिल्कुल जायज है, और तरीकाकार भी ठीक है। दूसरी बात, कल उन पे फायरिंग होती है, उन्हीं के मुल्क में उन्हीं का बंदा है जो उन पे फायर करता है, और इतना हाई प्रोफाइल टोटली गार्डेड पर्सन पे अटैक होता है, तो वो उसका भी आप अंदाजा लगा सकती है क्या है। आज सुबह स्टेटमेंट देते हैं कि अब हम क्यूबा पे अटैक करने जा रहे हैं, जो 132 किलोमीटर अमेरिका से दूर है, तो उनको भी डरा दिया कि भैया अब तो तेरी तरफ हम आ रहे हैं, वेनेजुला तो गया, अब तू भी जाने वाला है। ये उधर से इधर ईरान की वजह से पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है, और फिर ट्वीटिंग पे ट्वीटिंग है, और ग्रेसफुल एग्जिट भी चाहते हैं कि किसी तरह बाहर। अभी आपने जो शुरू में आपने फोटोग्राफ की बात की है, अभी भी एक ओपिनियन चल रहा है पूरी दुनिया में, जो बुद्धिजीवी लोग कहीं कहीं डिस्कस होता है कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब क्या पता असैसिनेट हुए भी हैं कि नहीं हुए, क्योंकि उनका नमाज जनाजा तो पढ़ा नहीं गया है उनको, तो क्योंकि 40 दिन भी हो गए जैसे सब इशारा कर रहे हैं, क्या पता वो है इस दुनिया में कि नहीं है। ये भी एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मार्क जो है लगा हुआ है, क्योंकि हमारे मजहब में जो तरीकाकार है वो यही है कि उसका नमाज जनाजा होता है, दफनाया जाता है, प्रॉपर तरीके से उनको अलविदा किया जाता है। अभी आप कह रही हैं कि नहीं, छोटे मुश्तबा खामनाई साहब का भी ऐसा सर्कुलर हो रहा है फोटो, तो देखिए अगर वो बड़े समझदार हैं तो ईरान भी बड़ा सूझबूझ से आगे चल रहा है, और वो जज्बाती लोग हैं, अपने मजहब
पे चलने वाले लोग हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह से बात कर रहे हैं और कुछ चीजों को बिल्कुल उसी तरह से सस्पेंस में रखा हुआ है जैसे कि दुनिया समझती है, जैसे अमेरिका समझता है कि वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, बड़ा दिमागी आदमी है, तो सोचता है बाकी दुनिया बेवकूफ है। तो ये सस्पेंस सब बने हुए हैं और ऐसी जंगों में इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ईरान इज बिहेविंग वेरी नाइसली। वो देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई, हम भी चाहते हैं कि सलाह मशवरा हो जाए और ये जंग रुक जाए, लेकिन उसके लवाजमात क्या है वो दोनों पार्टी तय करती हैं। हाँ, 10% ऊपर नीचे बात होती है। अब उसमें क्यूबा को बीच में ले आए, अब कल बोलेंगे किसी, अब कल स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ दे दी, पता नहीं क्या बोल दिया, फिर शाम को ट्वीट किया तो उसको सीधा कर। तो वो इंसान क्या है मुझे समझ नहीं आती है। हाँ। अब अल्लाह उसको अकल दे और सोच दे और कहीं उसकी बुद्धि जो है वो समझ के तरीके से चले। अब देखिए बिल क्लिंटन साहब ने क्या कहा, उनका बयान सुन लीजिए आप, किस तरह से एडवाइस किया ट्रंप को और कितना खूबसूरती से एलैबोरेट किया। एप्स्टीन फाइल ना खुले, ये भी ना हो, वो भी ना हो और जंग भी लगी रहे, ग्रेसफुल एग्जिट भी हो जाए। तो इतनी सारी चीजें जो हैं साइमल्टेनियसली नहीं होती हैं। यू हैव टू डील विद द वन पोजीशन, देन यू हैव टू मूव टू द सेकंड पोजीशन। तो मैं समझता हूँ भगवान ही है, कोई अकल उसको दे दे और वो अकल कहीं प्रिवेल कर जाए। ठीक है सर, मैं आप सभी के पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट हम जरूर दिखाना चाहेंगे जो कि ईरान से ही जुड़ी हुई है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और पहले दौर की बातचीत जो बेनतीजा रही और अब दूसरे दौर की शांति वार्ता पर भी सवाल खड़े होने लगे। कूटनीति की मेद से ज्यादा अब दोनों देशों की नजरें ताकत के प्रदर्शन पर टिकती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हलचल, सैन्य तैयारियां और सख्त बयानबाजी, ये सब इशारा कर रहे हैं कि हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। क्या बातचीत का रास्ता बंद हो रहा है या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ती चली जा रही है? इन्हीं सवालों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं होगी सीधी बात, युद्ध की फिर शुरुआत। इस्लामाबाद में मामला टेंस, पीस टॉक 2.0 पर सस्पेंस। पाक मीडिया का बड़ा दावा, शांति वार्ता की संभावनाएं स्वाहा। सीज फायर बंद, अब सिर्फ जंग। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत फिर से शुरू कराने के लिए पाकिस्तान काफी जद्दोजहद कर रहा है। ईरान का डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरानी डेलीगेशन विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में आया है, जबकि अमेरिकी डेलीगेशन में इस बार जेडी वेंस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भेजा है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की कोई योजना नहीं है, यानी अब की बार भी आमने सामने की बातचीत नहीं होगी। भले ही दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी है, लेकिन जो माहौल है उससे लगता नहीं है कि कोई बात बनने वाली है। देखिए, दोनों पक्ष अपने अपने ऊहापोह में फंसे हुए हैं। जहाँ तक ट्रंप साहब की बात करें तो वो एक तरफ तो वो निकलना चाहते हैं इस युद्ध से, दूसरी तरफ वो विजय घोष भी करना चाहते हैं और इसके लिए उनको अवसर नहीं मिल रहा है। कारण जो आपको उनके निकलने के हैं वो आपको ज्ञात हैं। उनका मागा बेस उसके खिलाफ होता जा रहा है। 2/3 अमेरिकी जो ओपिनियन पोल हैं उसमें आते हैं लोग कहते हैं कि वो इस युद्ध से खुश नहीं हैं। महंगाई बढ़ रही है, चुनाव आ रहे हैं वगैरह। शांति वार्ता को लेकर तमाम तरह की अटकलों के बीच पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा और हैरान करने वाला दावा किया है कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान में शांति वार्ता की संभावनाएं खत्म हैं। ईरान ब्लॉकेड हटाने पर अड़ा हुआ है तो अमेरिका हर हाल में हॉर्मुज़ खुलवाना चाहता है। जिस तरह से शांति वार्ता से पहले शर्तें रखी जा रही हैं, उससे ना तो अमेरिका मानने को तैयार है और ना ही ईरान। ऐसे में बात होगी कैसे, और बात हुई भी तो बात बनेगी कैसे? हालांकि हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप ने एक बार फिर से संकेत दिया है कि ईरान जल्द ही एक प्रस्ताव पेश कर सकता है जो अमेरिका की शर्तों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। वो एक ऑफर ला रहे हैं
अब देखना होगा उसमें क्या है। वहीं सीज फायर बरकरार रखने को लेकर अमेरिका की प्रमुख मांगों पर नजर डालें तो ईरान को अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को छोड़ना और हॉर्मुज से तेल सप्लाई को बिना रुकावट जारी रखना शामिल है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर भी ईरान का कब्जा हो गया है, जो कि पहले नहीं था। तो इस तरह से ईरान कह सकता है कि उनकी दृढ़ता और उनके अपने जो पक्ष को मजबूत रखना, सत्ता में परिवर्तन न होने देना, अंदरूनी पक्ष को एक साथ रखना, इतने लोगों के मरने के यानी सेनाध्यक्षों के या राजनीतिज्ञों के मरने के बावजूद भी उनके नेतृत्व में, उनके युद्ध के काम में चलाने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। भले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू है, लेकिन अमेरिका ने आर्थिक दबाव कम नहीं किया है। ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी जारी है, जिसे बातचीत में दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अराघची का ये दौरा सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, वो इसके बाद रूस समेत दूसरे देशों का भी दौरा करेंगे, ताकि एक व्यापक कूटनीतिक रणनीति तैयार की जा सके। अब इस्लामाबाद में पीस टॉक 2.0 होगी या नहीं, ये तो आगे की बात है, लेकिन एक बात तय है कि बात बननी बहुत मुश्किल है और आने वाले दिनों में अगर मिडिल ईस्ट में बम बारूदों की बरसात फिर से शुरू हो जाए तो चौंकने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राजन कोचर सर, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगी और सर ये जानना जरूरी है कि सर ये डेडलॉक है या फिर हम WW3 की ओर हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। क्या वर्ल्ड वॉर 3 वाकई में हो सकता है, संभावनाएं ऐसी दिखाई दे रही है क्या सर, या डेडलॉक होगा? माफ कीजिएगा, या डेडलॉक टूटेगा या वर्ल्ड वॉर 3 होगा सर? इसी वर्ल्ड वॉर 3 में टीवी चैनल्स में ही देखता हूँ एक पॉसिबिलिटी है, बट एक्चुअली ग्राउंड में, बिकॉज ये सारे टीवी चैनल ना, एक तरह से रॉकेट जा रहा है, एक तरफ से ये जा रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली। देखिए वर्ल्ड वॉर 3 जब चाइना इस युद्ध में कूदेगा ही नहीं, इसको रशिया भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज वो अपनी लड़ाई वहां पे लड़ रहा है, तो आपका इस किसके साथ वर्ल्ड वॉर 3 आप करेंगे? तो इसको मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी वर्ल्ड वॉर 3 की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। दूसरा आपका बहुत अच्छा सवाल है ये कि ये टॉक्स कहाँ जा रही है, बिकॉज कहाँ पे रुकी हुई है मैं आपको बता सकता हूँ। इस ईरान की एक प्री कंडीशन है कि वो अमेरिका से तभी बातचीत करेगा जब नेवल ब्लॉकेड जो है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे वाले एरिया का, जो आपने अरेबियन सी में अपना कर रखा है, उसको निकाला जाए। बिकॉज देखिए उससे क्या हो रहा है, उससे कोई भी शिप्स ईरान की तरफ आ नहीं पा रही हैं, उनकी भी तकलीफ है, और खास तौर पे जीसीसी कंट्रीज को बहुत नुकसान हो रहा है। और ये एक इसको अमेरिका जो बोलता है कि हम ईरान की इसको ईरान जा रही है शिप्स, हम उनको रोक रहे हैं, बट ईरान ने भी इस ब्लॉकेट लगा दिया कि अब आप अगर दूसरे पोर्ट्स की शिप्स को भी अगर आप उसको इजाजत देंगे, हम नहीं देंगे। सो यू सी अल्टीमेटली एक क्विड प्रो क्वो हो गया सिचुएशन, जिसमें जीसीसी कंट्रीज का मैक्सिमम नुकसान हो रहा है। तो ये एक बेवकूफ का काम है, लाइक यू नो, इफ आई एम योर फ्रेंड, और अगर मैं आपका दोस्त हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको कंफर्टेबल करूं और ना कि मैं आपको तकलीफ में रखूं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है कि अपने जितने भी जीसीसी के कंट्रीज हैं उनको उसको तकलीफ पहुंचा रहा है और ब्लॉकेड करके। देखिए आप, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो ब्लॉकेड है ये एक परमानेंट, इसको अमेरिका नहीं कर पाए, बिकॉज यहां पे परमानेंट प्रेजेंस के लिए उसको एक मिनिमम एक एयरक्राफ्ट कैरियर रखना पड़ेगा और 20 से 25 उसको शिप्स रखनी पड़ेंगी जो आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, इसको पूरे एरिया को कवर करेंगी। 150 के करीब उसके पास यहाँ पे हवाई जहाज होने पड़ेंगे और
कंटिन्यूसली उसको ट्रैकिंग अपनी करनी पड़ेगी, शिप्स की जो दूर से आ रही है, उसको रिकॉनेसेंस अपने जो उसके पास जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू, उसका जो P-8 एयरक्राफ्ट है, तो उसके हिसाब से उसको अपना जो पूरा यहाँ पे ये अपना सेटअप अपना क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कितनी देर तक क्रिएट कर पाएगा। आई मीन सो दिस इज अ प्रेशर टैक्टिक्स ऑन ईरान कि भाई अगर आप बातचीत पे अगर नहीं आएंगे तो ये इसको ईरान के साथ काम नहीं करने वाली चीज। एंड आई थिंक उसके एडवाइजर जो है वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर है, वो इसको ईरान को नहीं समझ पा रहे और अभी तक नहीं समझ पा रहे कि ईरान के साथ अगर बातचीत करनी है तो ये तरीका नहीं है बातचीत करने का। और इसीलिए आपने देखा अरागची आते हैं पाकिस्तान के इसको मुनीर और शहबाज शरीफ और जो भी उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनसे बात करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई ये हमारी शर्त है, इसको आप कन्वे करो, इसको बाकी चीजें क्रॉस द टेबल बात करेंगे। लेबनान की बात है, आपका यूरेनियम एनरिचमेंट की बात है, वो तो बात की बात है, वो तो अभी इस मुद्दे में आ ही नहीं रहा है। अच्छा, सर, और इस बार की बातचीत में एक और नई चीज जो देखी गई है वो ईरान की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वो इस बार आमने सामने टेबल पे एक साथ बैठ करके बातचीत करेंगे नहीं, वो अपने तमाम जो नेगोशिएशंस उनकी तरफ से लाए गए हैं पॉइंटर्स बना करके वो पाकिस्तान को देंगे, पाकिस्तान फिर उसके बाद से पास ऑन करेगा अमेरिका को, फिर अमेरिका की ओर से जवाब आएगा वो ईरान को देंगे। तो सर ये वाकई में क्या पीस टॉक ये कहा जा सकता है कि वाकई एक पीस टॉक है, ये एक नया तरीका है? ये देखिए, जब आप में ट्रस्ट नहीं होता ना, जब आप एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, जब आपको गुस्सा आ जाएगा उसकी शक्ल देख के जी तो आप उससे अपना दूर रहते हैं। बिकॉज घर में भी एक अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो बच्चा एक होता है जो उसमें उसको सुलह कराने की कोशिश करता है, नॉट टॉक टू द वाइफ। तो उसको सेम आपकी सिचुएशन इसको मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो वो एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, उनमें इतना डिस्ट्रस्ट है और इतनी वो जो है रंजिश है कि वो उसको सोचते हैं कि आमने सामने आ जाएंगे तो लड़ाई हम अपने गाली गलौज पे आ जाएंगे। तो इसीलिए मामले को बिगाड़ना नहीं चाहता कोई भी, और इसीलिए वो इस तरीके की सोच अपना रखते हैं। और इसलिए अभी जो अरागची अभी इसको लेटेस्ट इसकी इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान दोबारा जा रहा है। अब जो भी पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डिस्कस किया होगा, वो जो पॉइंट्स आगे ले जाने नहीं ले जाने क्या करना, अब वो दोबारा से डिस्कस होगा। और फिर इसके बाद अरागची वापस चले जाएंगे। इसके बाद फिर आपका जो भी मुनीर वगैरह है वो इसको अमेरिका से बात करेगा कि जो ये चीजें हो रही है। और एक चीज आपने नोटिस करी है, सीज फायर का टाइम जो एक 14 डेज दिया था वो खत्म हो गया जी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को एक्सटेंड किया है पर कोई डेडलाइन नहीं दी है इस बार। बिल्कुल सर, कोई इस के लिए इसको बताया नहीं है कि ये 14 दिन के लिए और एक्सटेंड होगा। इसका ये मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है, इसको मैं गलत भी हो सकता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर लिया कि अगर ये टॉक्स फॉरवर्ड चलती है तो चले, नहीं तो मैं वापस चला। बिकॉज अब उसकी जो एक लिमिट है, लिमिट ऑफ एंड्योरेंस, और हम इसको एक और नाम दे सकते हैं एस्केलेशन फटीग। ये अब वो उस स्टेज से आ गई कि अब ये इस लड़ाई को आगे नहीं करते। इसीलिए आपने देखा कि अब जिस टाइप की धमकियां वो उसको देता था वो भी एक्चुअली कम होती जा रही, बिकॉज उसको भी एक सेंस ऑफ फटीग आ चुकी है उसमें भी। और ऊपर से ये जो इसका जो अटैक हुआ है, मैं इस गलत भी हो सकता हूं, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, दिस कैन ऑल्सो बी अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कि उसकी जो पॉपुलैरिटी इतनी कम होती जा रही है वो अब एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। सो इट कुड बी ऑल्सो, वी शुड नॉट डिस्काउंट दिस पॉसिबिलिटी कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है अपनी सत्ता को जमाने के लिए, अपनी जो है ना पकड़ को जमाने के लिए। तो ये सारी चीजें हम एक स्पेकुलेटिव है, अभी हम इसमें इसको डेफिनेटली नहीं बोल सकते, बट एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। सर इसी वजह से एक्सपर्ट्स ये बात कह भी रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए बस इस वॉर को और इसी तरीके से खींचने की कोशिश की जा रही है।
हाँ बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ये एप्स्टीन का जो मुद्दा था वो ट्रम्प के लिए, देखिए वो कंपेल क्यों हुआ इस लड़ाई में आने के लिए, वो एक्चुअली इंटरेस्टेड ही नहीं था लड़ने के लिए जी। शुरू में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, वो इतनी देर से उसने घेराबंदी कर रखी थी, अपनी फौजें इकट्ठी कर रही, बट वो उसको लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता। एप्स्टीन से उसको इजराइल से भी प्रेशर आया एप्स्टीन के ऊपर, तो ये सारी चीजें इसको मीडिया में हैं, और इसीलिए ट्रम्प ने इस कोशिश ये करी है कि वो इस लड़ाई में आ जाए, डिस्ट्रैक्शन हो जाए लोगों का। अब लोग एप्स्टीन फाइल्स की बात ही नहीं करते। बिल्कुल सर, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट एप्स्टीन फाइल्स टुडे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, एंड आई थिंक इट इज रीजनेबली एक्यूरेट assumption मैं बोलूंगा इसको, कि दिस वाज वन ऑफ द रीजंस वेयर ट्रम्प ने इस लड़ाई में घुस गया वो। तो अब इसको मुझे लगता है कि अब मेरा ये असेसमेंट है दोबारा लड़ाई नहीं होने वाली, और वो उसको लास्ट पॉइंट मेरा, उसको लेबनान की बात करें, इजराइल की बात करें, तो वो रुकने वाली नहीं। वहां पे जो सिचुएशन होगी, और इसको ईरान इंसिस्ट करेगा, देखिए वो अपने जो उसका प्रॉक्सी है वो उसको छोड़ नहीं सकता है कि भाई ओके ठीक है हम अपनी शांति ले रहे, तुम अपना मरते रहो, वो नहीं करेगा, वो इंसिस्ट करेगा लेबनान बंद करे, और नेतन्याहू विल नेवर एग्री टू इट। इसलिए ये आपकी टॉक्स आपकी नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएंगी, और ट्रम्प फाइनली में गो बैक, एंड अभी एक नैरेटिव इसको सेट किया जा रहा है अमेरिका में, दैट हमने ईरान को तबाह कर दिया, और जो भी हमने कर दिया, आप कोई भी वेस्टर्न मीडिया देख लीजिए आज की डेट में जी, अब वहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी दैट यूएस हैज वन द वॉर। और सुरभि जी सॉरी, आई हैव टू लीव योर प्रोग्राम, आई जस्ट हैव टू गो आउट, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं पहले आपके इसमें यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान विदेश मंत्री फिर से पाकिस्तान पहुंच चुके, और 2 दिन में ईरानी विदेश मंत्री का दूसरा दौरा है ये। इस्लामाबाद के बाद रूस रवाना होंगे अरागची, तो फिलहाल रूस का भी दौरा करना है अरागची को, और इस्लामाबाद का ये दौरा 2 दिनों में ईरानी विदेश मंत्री का ये दौरा बताया जा रहा है, ये दूसरा दौरा है। इस्लामाबाद के बाद उन्हें रूस के लिए भी रवाना होना है। तो ईरान के विदेश मंत्री अरागची 2 दिनों के भीतर ही दूसरी बार इस्लामाबाद पहुंचे, और इस दौरे के बाद रूस के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो हालांकि रूस की एंट्री या वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी, आखिर किस तरीके से, क्या जो चर्चाएं हो रही है कि रूस और चाइना बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है ईरान को, क्या किसी ऐसी मंशा को लेकर भी कोई और रणनीति बननी है, कितनी मजबूती के साथ क्या आगे बातचीत होगी, हर किसी का फोकस इस पर है। तो एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं, और आनंद सर इस बार फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, जो तस्वीर हम देखते हैं या अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं कि किस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका का जंग ये उलझता ही चला जा रहा है। ट्रंप इधर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इजराइल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि पहले यूएस ब्लॉकेड हटाए, हमारी शर्तें माने कि जितना नुकसान हमें हुआ उसकी भरपाई वो करे, वो ब्लॉकेड हटा दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से हमें रूल करने दे, हमें लीड करने दे। लेकिन ये संभावनाएं दिखाई नहीं देती है, तो इसका कोई अंत दिखाई दे रहा है क्या सर? कोई निष्कर्ष निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं? सुरभि जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं इसका जो एक तरीके से डेडलॉक आपस में हो गया है टॉक्स का, मुझे एक ही अंत इसके अंदर दिखता है कि ईरान का जितना नुकसान होना था वो काफी हद तक हो चुका है। दूसरी बात यह है कि वॉर मटेरियल या वॉर रिजर्व्स थे दोनों कंट्रीज के, इजराइल और अमेरिका के, काफी हद तक डिप्लीट हो चुके हैं। ईरान की अभी भी मिसाइल्स की क्षमता जो है, कुछ उन्होंने कह दीजिए कि कुछ ऐसी मिसाइल्स है जो उन्होंने अभी तक बाहर नहीं करी है, कि उनकी रेंज जो 2000 बताते थे उन्होंने डायगो गर्शिया तक भी हिट करने की कोशिश करी। तो 3 चीजें तो ये फेवर में हो गई कि दूसरी साइड के वॉर्स के रिजर्व में डिप्लीट हो चुके हैं, ईरान के वॉर रिजर्व अभी भी बचे हुए हैं। उसके बावजूद भी वो हॉर्मुज के अंदर अपने मन मर्जी से बोल रहे हैं कि अब हम पीस टॉक्स में जाएंगे, पीस टॉक्स में अब हम नहीं जाएंगे। पहला राउंड ऑफ पीस टॉक्स कह दीजिए 28 फरवरी से पहले चल ही रहा था, अमेरिका ने उसको डिस्टर्ब करते हुए अटैक लॉन्च कर दिया, उनके टॉप लीडरशिप को एक्सटर्मिनेट कर दिया। अब दूसरे राउंड ऑफ पीस टॉक जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, जिसमें पाकिस्तान का रोल खाली एक मैसेंजर का या पोस्टमैन का है, उसके अंदर भी कह दीजिए कोई इंडेफिनेट जो था एक डेडलॉक क्रिएट हो गया, और दोनों पार्टीज का एक दूसरे के साथ में कह लीजिए एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है।
उस ट्रस्ट डेफिसिट को क्रिएट होने की वजह से पाकिस्तान जो है वो खाली मीडिएटर का रोल तो खत्म हो गया, खाली एक कन्वेयर या मैसेज कन्वेयर का रोल ही पाकिस्तान उसके अंदर कर पा रहा। तो इसके अंदर जो ईरान है, अब दिखता तो ये है कि ईरान अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही इस वॉर को खत्म करने की इच्छा रखता है। उनका नुकसान जितना होना था वो हो चुका है। तो ईरान ने एक थोड़ा सा हार्डलाइन स्टैंड इसके अंदर दे दिया है। बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं तो ईरान को पूरा सपोर्ट जो चाइना से उनका जो JILIN जिलन करके सिस्टम है सैटेलाइट्स का, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जो स्पाई सैटेलाइट्स है, उनकी पूरी रेंज, उनके पूरे फोकस, सब प्रोडक्ट्स जो उनके हैं, पूरा का पूरा जो है इनको ईरान को मिल रहा है, जिससे जो स्पेसिफिक किल्स कर पा रहे हैं वो इनके टारगेट्स को मिडिल ईस्ट के अंदर और इजराइल के अंदर और अमेरिकन बेसिस पे। उसके साथ में बैडू जो नेटवर्क उनका सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क है वो भी उन्होंने साथ में उनका दे दिया है इनको सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क। उसके अलावा चाइना के 16 Y-20 लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट जो है बड़े बड़े, वो वहां पे लैंड किए बीच में जब चल रहा था सीज फायर, और उन्होंने मिसाइल्स का कह दीजिए कि अपना काफी जो क्रिटिकल मटेरियल था जिनके पास शॉर्ट हो रहा था वो भी इनको सप्लाई हो गया है। उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर से लगते तुर्कमेनिस्तान जो है रशिया और ईरान के बीच में जो फ्रेंडली कंट्री है, रशिया के साथ वो उसके बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो उनके थ्रू भी कह दी उस रूट से, या फिर जो शेयर्ड ईरान की और रशिया की जो कोस्ट लाइन शेयर्ड है वहां से भी काफी हद तक हेल्प रशिया के पास जा रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो सुरभि जी आ रही है उसके अंदर ये है कि स्ट्रैटेजी प्लेयर जो है, जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जो साथ में करके इनकी हेल्प कर रहे हैं, वहां से रशिया जो उनके एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो इस वॉर के अंदर ईरान को गाइड कर रहे हैं कि आपको आगे क्या मूव करना है। तो ईरान के पास खोने के लिए तो कुछ अब बचा नहीं, और पाकिस्तान जो है वो एक कन्वेयर का मैसेज कन्वेयर का रोल कर रहा है, मगर ईरान इजराइल के पास में और अमेरिका के पास में अपने वॉर रिजर्व्स खत्म होने की वजह से, डिप्लीट होने का आर्सेनल डिप्लीट होने की वजह से वो अब इस स्किल कैपेबिलिटी में नहीं है कि ईरान को और दबा पाए। एक प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया था, वो था अपना न्यूक्लियर डिवाइस का, या न्यूक्लियर प्लांट जो है एक न्यूक्लियर बम हम ड्रॉप कर देंगे। तो उसके अंदर आप देखिए कि वो एक लास्ट रिजॉर्ट था टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में कि हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है, हम इसको ड्रॉप कर देंगे और आपके आप पूरा एक जोन जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। उसको भी ईरान ने एक तरीके से उस कह लीजिए प्रेशर जो टैक्टिक्स था उसको भी झेल दिया। अब कोई डर बचा नहीं है, इसलिए ईरान भी अब अपनी शर्तों को खुद रख रहा है सक्षम तौर से। पहली बात, चाइना की तरफ से टेक्नोलॉजिकल उनको पूरी सपोर्ट मिल रही है, केमिकल वेपन्स इनके पास पहुंच रहे हैं, और रशिया की तरफ से अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी उनकी जो स्ट्रैटेजी वो डिवाइस कर रहे हैं। आप देखिए जितना यूएसए इस वॉर के अंदर थक रहा है, जितना वो अपना कह दीजिए कि उसका ये वॉर बढ़ता जा रहा है, उसकी लॉजिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसके लिए बढ़ती जा रही है। पहली बात, ट्रम्प साहब के लिए उनकी रेटिंग 30 से 25% के पास पहुंच चुकी है। कल का एक इवेंट जो था, जो ये इनकी शूटिंग हुई है, जिसमें 140 गज दूरी पे ही उस बंदे को रोक दिया गया, एक स्टेटमेंट लिमिट है उनकी आ रही थी कि कुछ शॉट्स फायर होगी, कह दीजिए स्टेज इवेंट भी हो सकता है, जैसे पहले भी एक शॉट फायर करी गई थी जो इनके कान के पास से टच होकर के चली गई थी। तो इतने इवेंट्स को स्टेज करने के बाद में अमेरिका के अंदर वो अपनी रेटिंग्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल की एक और बहुत प्रोमिनेंट न्यूज आई कि एक होटल की पूरी वॉल के ऊपर एप्स्टीन फाइल्स की किसी बंदे ने प्रोजेक्शन के थ्रू वहां पे पूरा एक स्लाइड शो चला दिया, जो काफी देर वहां पे चला, और इनकी इतनी उसके अंदर कह लीजिए भद हुई है ट्रम्प साहब की कि ये एक तरीके से अटेंशन डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प अपने एप्स्टीन फाइल से इसके ऊपर वॉर को। तो वॉर को ला करके उन्होंने अपने देशवासियों को उलझाने की कोशिश करी है। 200 बिलियन का वो कह लीजिए कि एक सैंक्शन मांग रहे बजट का कि हमारे को और सैंक्शन दे दिया जाए। लॉस ऑफ फेथ हो गया, नेटो के साथ में दोस्ती लगभग टूटती हुई दिखा दे रही है, पावर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है चाइना और रशिया के पास में। जितना अमेरिका वीक होगा उतना पावर शिफ्ट रशिया और चाइना के पास में जाएगा। पूरे इस वॉर का अगर किसी को कुछ फायदा हुआ है तो इजराइल को अमेरिका के आने से फायदा हुआ। उन्होंने H3 को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया, हौदिया मात और हिजबुल्लाह को। लेबनान के अंदर उन्होंने काफी हद तक और उनकी टॉप लीडरशिप को एक्सटर्मिनेट कर दिया। एक ग्रेटर गाजा का प्लान, वो कुछ येलो लाइन भी उन्होंने वहां पे मार्क कर दिया, जिस जोन के अंदर उसको बढ़ाते जा रहे, एक बफर जोन क्रिएट कर लिया उन्होंने हर एक प्रॉक्सी के साथ में। तो कह लीजिए कि अमेरिका जो सोच रहा था कि एक हफ्ते का वॉर है, आज 58 दिन के बाद में रास्ता अमेरिका को नहीं दिख रहा है।
ईरान ने खड़े होकर के सिंगल हैंडेडली ये पूरे वर्ल्ड को कन्वे कर दिया है कि अमेरिका इज ऑल्सो चैलेंजेबल, अमेरिका को इनविंसिबल पावर नहीं है। और एक तरीके से कह लीजिए चाइना और रशिया का सपोर्ट देने से चाइना और रशिया को लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा होता है, क्योंकि अगर रशिया इस वॉर के अंदर स्ट्रेटेजिकली इनको सपोर्ट करके उन्होंने एक तरीके से ये हो सकता है कि एडवाइस उनकी तरफ से आई हो कि जब तक ये हॉर्मुज को खोलते नहीं है अमेरिका अपना ब्लॉकेट, आप बात मत करिए, क्योंकि अमेरिका अब स्थिति में नहीं है उनके ऊपर ज्यादा अटैक करने की। ठीक है सर, इस बीच एक बड़ी खबर है सर, वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि अब सर समय बहुत लिमिटेड हमारे पास बचा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का बयान सामने आया है। ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसा नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान ने बयान दिया और ये कहा है कि ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखा है। और एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सोहेल सर, छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी, फिर मुझे किरोड़ी सर के पास भी जाना है कि समय बहुत लिमिटेड है मेरे पास। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी लड़ाई, रिजीम चेंज की बात ट्रंप ने कही, लेकिन दोनों में से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। अब वो सेफ एग्जिट चाहते हैं, सेफ एग्जिट का कोई रास्ता दिखाई देता है क्या? बिल्कुल सेफ एग्जिट का रास्ता जो है वो खुद समझ जाएंगे। अभी वो सोच रहे हैं कि बिल्कुल दबा दें इसको और दबा के ये खुद ही बैकआउट कर जाए, लेकिन वैसा होगा नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो कह रहे हैं कि अब क्यूबा पे हम अटैक करने जा रहे हैं, सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो क्यूबा को बीच में ला रहा है, कुछ और बातें वो करेगा। उसके बाद देखिए वो थोड़ी सी रणनीति बदलेगा जो पॉलिसी मेकर्स है, क्योंकि कल के अटैक के बाद मुझे लगता है थोड़ी सी जो समीकरण है वो बदलेगा और उस बदलते समीकरण में कुछ ना कुछ बातें सामने आएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, अल्टीमेटली ग्रेसफुल एग्जिट अमेरिका करेगा। मैं छोटी बात करूंगा, करोड़ी साहब लंबी बात बताएंगे आप। ठीक है करोड़ी सर, अब आपसे भी ये आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से ईरान बार बार ब्लॉकेट हटाने की बात कहता है कि जब तक अमेरिका ब्लॉकेट नहीं हटाएगा बातचीत नहीं होगी, उसके बाद हमने देखा कि बातचीत के लिए तैयार हुआ, लेकिन डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। तो क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं? देखिए, इसमें दो तीन चीजों के बारे में हम विचार कर सकते हैं कि क्या दोबारा मिलिट्री वार होगा, अमेरिका एपिक फ्यूरी 2 करेगा। दूसरा यह है कि क्या ऐसे ही डेडलॉक चलेगा, और एक तीसरा जो जनरल मीडिया कह रहा है क्या थर्ड वर्ल्ड वार होगा। पिछले एक हफ्ते से हम देखें तो ट्रंप का जो टोन है ईरान को लेके उतना एग्रेसिव नहीं है। जब से उन्होंने ये कहा कि मैं एग्रीमेंट करूंगा और नेगोशिएशन ऐसा होगा जो 2015 में हुआ था JCPO, उससे अच्छा करूंगा, इसका मतलब वो कुछ उदार हो रहे हैं और वो कोई न कोई समझौता तो चाहते हैं। लेकिन जो एपिक फ्यूरी था उनका ऑपरेशन, उसका तो 40वां हो गया। 40वां होने के बाद में रिसरेक्शन नॉर्मली नहीं होता है, ये काजमी साहब जी ज्यादा जानते हैं मेरे से, कि वो लास्ट रित होता है, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन ये डेडलॉक भी लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि अमेरिका को हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, जो उन्होंने ब्लॉकेड कर रहा है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया का दबाव है। अब वो किस तरीके से हटे, बातचीत किस तरीके से हो, इसके लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, और पाकिस्तान ही एक ऐसा माध्यम है। लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो केवल ओमान या पाकिस्तान या रशिया ही नहीं जा रहे हैं, उन्होंने टर्की के विदेश मंत्री से भी आज बातचीत की है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसमें इजिप्ट, टर्की, सऊदी, पाकिस्तान ये सब लगे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में एक डिग्निफाइड एग्जिट हो। लेकिन क्या इजराइल निकलने देगा अमेरिका को? समस्या इजराइल को लेके शुरू हो जाती है, और इजराइल ये चाहता है कि वो जो उनका रोरिंग लॉइन है वो ऑपरेशन दोबारा करना चाहता है। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने कुछ एरियाज हैं, कुछ ऐसे आइडेंटिफाई कर रखे हैं जिनमें वो स्ट्राइक करना चाहता है ईरान में, लेकिन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा है उनको, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कोई मिलिट्री या काइनेटिक एंगेजमेंट इस समय ईरान से हो। केवल वो ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक फ्यूरी जो ऑपरेशन नाम दे रहे हैं कि ईरान को कमजोर करने के लिए ये जो ब्लॉकेड वाली स्ट्रेटेजी है इसी में रहें, और ईरान को हम फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली कमजोर कर दें, वो भी संभव नहीं है। तो अल्टीमेटली अमेरिका को निकलना तो है, वो इजराइल को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और इजराइल को अगर छोड़ के जाते हैं तो ट्रंप के लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो जियोनिस्ट लॉबी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में कि वो ये नहीं चाहेंगे कि इजराइल को बिल्कुल एक अनाथ के रूप में छोड़ के आ जाएं, और फिर इजराइल यहाँ न तो ईरान
में अपना ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाएगा और न वहाँ लेबनान में ठीक ढंग से कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी बातचीत तो होगी, डेडलॉक लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन डायरेक्ट बातचीत अभी जो ईरान की कंडीशन है उनको कुछ कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि ऐसी ईरान की पोजीशन 28 फरवरी को नहीं थी, उससे आज ज्यादा अच्छी पोजीशन में है ईरान अपनी टर्म्स डिक्टेट करने के लिए। और इसीलिए ईरान कह रहा है कि हमारा जितना डैमेज किया है उसका हमें कंपनसेशन दो, हम उसका रिपेरेशन लेंगे, क्योंकि हमारा डैमेज किया वो चाहे अमेरिका दे, चाहे वो अमेरिका के जहां बेस्ड जिन कंट्रीज में थे जिनकी वजह से हुआ वो कंट्री दें। तो ईरान अभी अच्छी पोजीशन में है और ट्रंप अभी बहुत ही पोजीशन डाउन है, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं है। अल्टीमेटली अमेरिका को निकलना है। अब वो किस तरीके से निकले, मिलिट्री एंगेजमेंट अमेरिका अब नहीं करेगा ईरान के साथ, ये उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि ईरान को हराना असंभव है। उसके बहुत से कारण हैं, रशिया चाइना सपोर्ट तो है ही, वहाँ की ज्योग्राफी भी ऐसे ही है। और अमेरिका के एक विद्वान ने जो कपलान है उन्होंने 15 साल पहले एक किताब लिखी थी द रेवेंज ऑफ ज्योग्राफी, उसमें यही बताया था कि ईरान से अमेरिका कभी जीत नहीं सकता, ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है। लेकिन फिर भी ट्रंप और उनके एडवाइजर्स ने शायद वो किताबें पढ़ी नहीं हुई, अमेरिकन विद्वान ही हैं, लेकिन क्योंकि वो पढ़े लिखों की शायद ट्रंप साहब को जरूरत ही नहीं है, उनको रियल एस्टेट और वो बिजनेस और जिनका जिस तरह का ओरिएंटेशन है, और इसीलिए वो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज पे भी क्रैक डाउन कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की ग्रांट बंद कर दूंगा, ये यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को हटा दूंगा। तो जिस तरीके का उनका एटीट्यूड है वो एंटी नॉलेज भी है। तो मुझे लगता है कि वो अभी निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब, इजिप्ट मिलके उनके लिए कोई एग्जिट का रास्ता बनाएंगे और वो निकल जाएंगे। जी सुरभि। ठीक है सर, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आनंद स्वरूप, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स से ऑफिसर, और करोरी सिंह जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, सोहेल काजमी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े थे। और ये हमने समझने की कोशिश की कि इस वक्त क्या वाकई में डेडलॉक टूटने की कगार पर है, वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बन भी रही है या नहीं, और मुस्तफा खामेनी को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है ये वाकई सस्पेंस कब तक कायम रहेगा, क्या ईरान इस पर खुलकर कुछ कहेगा या नहीं कहेगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।